चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज हम लोग बेटा क्लास 9th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मोशन हम लोग ने पढ़ लिया, मोशन के सारे थ्योरीज को देख लिया, थोड़ा न्यूमेरिकल भी कर लिया, ऑलमोस्ट हमें थोड़ा मोशन का आइडिया हो गया है। ठीक है, सेम मोशन जहाँ जैसा हमने खत्म किया तो उसके कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में फ्रेश रखना है मोशन को। और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, छोटा चैप्टर है, मोशन जितना बड़ा चैप्टर नहीं है और न्यूमेरिकल वाला चैप्टर ये नहीं है ज़्यादातर इसमें से आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट और काफ़ी इजी चैप्टर है, आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा ये चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, चैप्टर बेटा दो नाम से मिलके बना है, एक तो बना है फोर्स से और दूसरा बना है लॉज ऑफ मोशन से। तो इतना तो क्लियर है कि पहले तो हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि भाई अलग अलग मोशन के लॉज क्या, कौन कौन से लॉज होते हैं। ठीक है, तो आज की जो मेरी क्लास है ये एक तरीके से हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हो सके तो आज हम पहला लॉ डिस्कस करेंगे। टोटल 3 लॉ पढ़ने हैं, उसमें से पहला लॉ आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई ये फोर्स क्या चीज़ है। ठीक है, अभी कोई लिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ से आपको पकड़ना है कि हम बातें क्या कर रहे हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में हमें ये पढ़ाया जाता है फोर्स इज अ पुश और पुल। आप जब किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, फोर्स बोल देंगे। ठीक है, ये बात भी ठीक है, बट अब हम आ गए थोड़ी बड़ी क्लास में। अब उस डेफिनेशन से काम नहीं चलने वाला, अब हमें फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग और पढ़ना होगा। ठीक है, पुश और पुल कोई गलत डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल सही है, बट थोड़ा सा और आगे थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे, फोर्स को कुछ अलग नज़रिए से देखेंगे कि भाई फोर्स क्या है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्लास 9th और जो बुकिश डेफिनेशन होती है, यानी जो किताबों में लिखी जाती है, वो डेफिनेशन ये लिखी गई है। पहले मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ फिर समझाती हूँ। क्या कह रहा है, अ फोर्स इज एनी इंटरेक्शन दैट विल चेंज दी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है फोर्स एक ऐसा इंटरेक्शन है, एक ऐसा बातचीत है, एक ऐसा फेनोमेना हो रहा है जो क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जस्ट अ सेकेंड बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर रहा है। तो फोर्स क्या कर रहा है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने में मदद कर रहा है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए थे, जैसे मैं कुछ साइंटिस्ट का नाम लूँ, एरिस्टोटल साहब, फिर गैलीलियो गैलीली, आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है बट थोड़ा बहुत जान लेंगे। इन कुछ साइंटिस्टों ने ये बोला कि भाई फोर्स जो है ना, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन कराने में मदद करता है। यानी अगर हम चल रहे हैं ना तो इसका रीज़न क्या है, सिर्फ फोर्स है। यानी फोर्स क्या कर रहा है, हमें चलने में, मोशन करने में मदद कर रहा है। बट सच्चाई में बताऊं, फोर्स ऐसा बिल्कुल नहीं करता। फोर्स मोशन क्रिएट नहीं करता। फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स किसी मोशन को चेंज कर रहा है। फोर्स किसी मोशन को चेंज करने में, चेंज जो कर रहा है उसको हम बेटा फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में मैं बोलूं, क्या आप फोर्स को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो हम कैसे पता करेंगे कि फोर्स लग रही है या फोर्स हो रही है, तो हम फोर्स के इफेक्ट से पता करेंगे, उसके कुछ इफेक्ट्स देखेंगे कि भाई फोर्स अगर हो रही है तो क्या इफेक्ट्स हो रहा है। बेटा फोर्स 6 काम करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी फोर्स 6 काम कर सकता है। क्या क्या 6 काम करेगा, मैं अलग से पहले लिखती हूँ। फोर्स के 6 काम होंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है। अगर यहाँ पे एक बॉल रख दूँ, बॉल रेस्ट में है, मैं उसको किक कर दूँ, किक करूंगी तो फोर्स लगाऊंगी, तो रेस्ट से किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। क्या यहाँ ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज हुआ, वो रेस्ट से मोशन में आया। मोशन में लाने के लिए चेंज किया ना ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका मोशन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या है, मोशन में चलती हुई चीज़ को वो रेस्ट पे ला सकता है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं सारे लोग, बॉल ऊपर आती है तो क्या करते हैं, हम कैच करते हैं, मोशन से आती है, हम उसको अपने हाथ से फोर्स लगा के रोक लेते हैं। तो मोशन वाली चीज़ को फोर्स क्या कर सकती है, रेस्ट में ला सकती है। ठीक है, तीसरा, फोर्स स्पीड भी बढ़ा सकती है। आपको चलना है, आप और पेडल मारो, बिना पेडल मारे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी साइकिल की, नहीं, पेडल मार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फोर्स ही लगा रहे हैं ना, तो फोर्स स्पीड बढ़ाने में भी मदद करती है। नेक्स्ट, स्पीड कम करने में भी मदद करती है। क्या करते हैं हम, ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई अपने पैरों या हाथों की मदद से करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स स्पीड अप भी करती है और स्पीड कम भी करती है। फोर्स बेटा डायरेक्शन को चेंज भी करती है। जैसे बेस्ट एग्जांपल, बैडमिंटन खेले हो
कोई आपकी तरफ शटल फेंकता है तो क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं। मान लो सामने से बॉल आ रही, मैंने ऐसे करके हटा दिया तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो फोर्स डायरेक्शन चेंज भी तो कर रहा है। तो फोर्स बेटा फिलहाल तो मैं आपको 5 काम बता रही हूँ, ये 5 काम क्या कर रहा है, फोर्स ही तो करवा रहा है। इनके हम फोर्स देख नहीं सकते, लेकिन इनके जरिए हम उसका इफेक्ट तो देख सकते हैं कि हाँ भाई फोर्स ये सब चीजें कराता है। अब एक चीज समझेंगे, मैंने एक बात बोली, ये पांच चीज वेलोसिटी के चेंज से जुड़ी हुई है। फिर से सुनेंगे मैंने क्या बोला, कि जो ये 5 चीजें चेंज हो रही है, ये वेलोसिटी के चेंज से जुड़ी हुई है। यानी मैं कह रही हूँ कि जब भी ये 5 चीजें होंगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी देखेंगे, क्यों चेंज होगी देखेंगे। वेलोसिटी बेटा क्या थी, जल्दी बताएंगे, वेलोसिटी बेटा क्या थी। सिंपल नहीं, डेफिनेशन नहीं चाहिए। वेलोसिटी में 2 चीजें थी कि नहीं, स्पीड और डायरेक्शन। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी के पास बेटा स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर किसी इंसान को वेलोसिटी चेंज करना है तो उसके पास 3 तरीके हैं। उसके पास बच्चा लोग 3 तरीके हैं वेलोसिटी चेंज करने का। या तो इंसान अपनी स्पीड को बढ़ाए या घटाए तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, या तो इंसान अपने डायरेक्शन को चेंज करे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, या तो दोनों को ही चेंज करे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। 3 तरीके से हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं। अब यहाँ समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा है और मोशन में आ रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज को लिखते हैं बेटा डेल्टा वी। चेंज को क्या लिखते हैं, ये जो ट्राइंगल बना इसको क्या बोलते हैं बेटा, फिजिक्स में बोलते हैं इसको डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज लिखना। डेल्टा का मतलब होता है चेंज लिखना। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में आ रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज होगी। अगर ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आ रहा है तो भी तो वेलोसिटी चेंज होगी बेटा, स्पीड घटेगी उसकी। स्पीड बढ़ा रही हूँ तो भी मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड घटा रही हूँ तो भी मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ तो भी मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यानी इन 5 तरीकों से मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और हम ये जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी को बच्चा लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन बोलते हैं बेटा। चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। यानी फोर्स क्या करा रही है, फोर्स एक्सेलरेशन करा रही है, वेलोसिटी को चेंज करा रही है। क्या मैं सीधे शब्दों में ये नहीं बोल सकती कि जो मेरी ये फोर्स है, ये मेरी फोर्स किसका कॉज है, एक्सेलरेशन का कॉज है। यानी जब भी फोर्स होगी तो वो क्या कॉज करेगी, एक्सेलरेशन कॉज करेगी। और इस पूरे चैप्टर में हम एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में हम एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, एंड द फॉर्मूला इज, हम पढ़ेंगे, मैं अभी लिख देती हूँ, F इज इक्वल टू ma। यानी साफ साफ ये आपको जानना है, फोर्स और एक्सेलरेशन का सीधा रिश्ता है। सीधा रिश्ता मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। खुद देखो, अगर तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराना है, एक बॉल रखी हो, तुम चाहते हो बहुत तेजी से जाए, उड़ के जाए एकदम, तो क्या करोगे, खूब तेजी से लात मारोगे कि नहीं मारोगे, तो उतनी ज्यादा फोर्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे। यानी मुझे एक्सेलरेशन ज्यादा क्रिएट करनी है तो मुझे फोर्स भी तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी फोर्स और एक्सेलरेशन का कैसा रिश्ता है, बिल्कुल डायरेक्ट रिश्ता है। ठीक है, ये तो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे चैप्टर में कि आया कहाँ से। पहली बात हो गई, फोर्स हैज ए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पहली बात में हमने करा है कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन में है, मेकिंग इट अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है। अगर मैं बोलूं कि मैंने बॉल पे किक मार के 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मैं कैसे लिखूंगी, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, तो यहां तक सारे बच्चे लिखोगे, ये लिखोगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, हेडिंग डालेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, और ये लिखोगे सारा का सारा। बेटा फोर्स का एक और इफेक्ट है, ठीक है, वो वेलोसिटी के चेंज से नहीं जुड़ा है, वो थोड़ा सा अलग है। वो है बेटा चेंज इन शेप एंड साइज, चेंज इन शेप एंड साइज। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लो, घरों में मम्मा आटा गूंथती हैं, क्या करती हैं, हाथ से फोर्स लगाती हैं, शेप चेंज कर देती हैं उसका। तो ये वेलोसिटी के चेंज से नहीं जुड़ा है। तो टोटल ओवरऑल बात करूं सम अप, तो मुझे 6 टाइप के फोर्स के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जब भी फोर्स होगी तो वो क्या क्रिएट करेगी बच्चा लोग, एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी। तो इतना लिख लिया, अब आगे चलते हैं, आ जाओ। अब बात करेंगे बेटा 2 फोर्सेस के बारे में, एक होती है बैलेंस फोर्सेस, एक होती है अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इस एग्जाम में सवाल भी आता है, मेनली आता है डिफरेंस कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, एक एक करके सीखते हैं। देखो,
बच्चा लोग, बैलेंस फोर्स का मतलब होता है, बैलेंस फोर्स का मतलब होता है अगर कोई मान लो कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे दुनिया की मान लो कितनी भी फोर्सेस लगे, 10 लगे, 5 लगे, 20 लगे, 25 लगे, लेकिन जो ओवरऑल टोटल फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स की बात करूं, तो वो जीरो होगी। बैलेंस का मतलब ओवरऑल फोर्स कैसे होगी, नेचर में जीरो होगी। जैसे यहाँ लिख भी देती हूँ, बैलेंस फोर्स का मतलब टोटल फोर्स या नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए बेटा, जीरो होनी चाहिए। जैसे देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉक्स रखा हुआ है बेटा, इससे इस साइड भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस साइड भी 5 न्यूटन का नो फोर्स लग रहा है, ठीक है। कि किस साइड मूव करेगा ये बॉक्स, कहीं मूव नहीं करेगा। बैलेंस फोर्स में नेट ऐसा तो नहीं कि इस पे फोर्स नहीं लग रही, फोर्स तो लग रही है ना, फोर्स तो लगेगी, लेकिन जो टोटल ओवरऑल फोर्स होगी उसका नेट फोर्स कैसा आएगा, जीरो आएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि नेट फोर्स का मतलब हम प्लस कर देंगे, नहीं, प्लस नहीं करना, क्योंकि हम फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, कि डायरेक्ट प्लस नहीं होती, हम सीनियर क्लासेस में सीखेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका नेट फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एफ नेट लिख देंगे, और सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट माइनस लेफ्ट कर दो, जो बड़ी है उससे माइनस कर लो, ठीक है। यहाँ तो दोनों ही बराबर है, तो मैं लिख दूँ फोर्स राइट माइनस फोर्स लेफ्ट, तो मैं लिख लूँ 5 माइनस 5 कितना आ गया, मेरा आ गया फोर्स नेट कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यानी इस बॉक्स पे बेटा कोई भी टोटल फोर्स नहीं, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लग रही, लेकिन जो ओवरऑल फोर्स का इफेक्ट है वो कैसा है, मेरा जीरो है। तो बैलेंस फोर्स का मतलब है नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। अनबैलेंस के अंदर देखेंगे, कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई बॉक्स है, लेफ्ट साइड मान लो, लेफ्ट साइड 5 न्यूटन का किसी ने खींचा है उसको, राइट साइड उसको 10 न्यूटन से खींचा गया, ठीक है। इस पर नेट फोर्स निकालूं, नेट फोर्स निकालने का क्या तरीका बताया, फोर्स नेट इज इक्वल टू जो बड़ा है उसमें से, तो फोर्स फोर्स राइट माइनस फोर्स लेफ्ट, ठीक है। तो 10 माइनस 5, मेरे पे जो ओवरऑल फोर्स नेट आ गया दैट इज 5 न्यूटन का। भाई क्या नेट फोर्स जीरो है यहाँ पर, नहीं जीरो है। यानी मैं अभी ये बोल सकती हूँ कि अनबैलेंस फोर्स में जो नेट फोर्स होती है, अनबैलेंस फोर्स में जो नेट फोर्स होती है दैट इज नॉट जीरो, जीरो नहीं होगी, वो कुछ फोर्स होगी। तो यहाँ पे अगर फोर्स राइट साइड में ओवरऑल इस बॉक्स पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो ज्यादा है उस तरफ मूव कर जाएगी, तो मूवमेंट किस होगा, मोशन टुवर्ड्स दी राइट, ठीक है। तो ये तो एक सम बात हो गई, लेकिन और आगे चलते हैं इसमें। ये तो सिंपल सा फंडा है कि बैलेंस का मतलब है जीरो, अनबैलेंस का मतलब है कुछ फोर्स लगेगी, जीरो नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्रिएट करेगी, अनबैलेंस फोर्स क्या क्रिएट करेगी, हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, ध्यान से सुनेंगे। हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये तो तुम लोग भी कर लोगे, इसमें कोई मुसीबत नहीं है। मेरा ये सवाल है, अनबैलेंस क्या करेगी, क्या ये रेस्ट क्रिएट करेगी, पहले सुनेंगे बोलेंगे नहीं, क्या ये रेस्ट क्रिएट करेगी, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन क्रिएट करेगी, और क्या ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्रिएट करेगी, या ठीक है। मेरा सवाल ये है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, टोटल फोर्स जीरो नहीं है, तो वो क्या चीजें क्रिएट कर सकती है, मुझे क्या चीज देखने को मिलेगी, सोच के बताए जवाब इसका। मैंने अभी पढ़ाया, कॉन्सेप्ट लिंक करो पहला पहला पार्ट से। अगर फोर्स है, ध्यान से सुनना, क्या क्या यहाँ फोर्स है, बढ़िया, क्या यहाँ फोर्स है, सारे बच्चों को समझा दूं, क्या यहाँ फोर्स लग रही है, कुछ नहीं लग रही, फोर्स है ही नहीं। क्या यहाँ फोर्स है, भाई फोर्स है तो कुछ तो करेगी, फोर्स है तो इन सब में से कुछ तो करेगी, इसका तो काम ही यही है, कुछ तो करेगी। यानी क्या करेगी, वेलोसिटी चेंज करेगी, वेलोसिटी चेंज करेगी यानी क्या करेगी, एक्सेलरेशन करेगी। और हमें पता है कि जब एक्सेलरेशन करेगी यानी नॉन यूनिफॉर्म, कोई सेम स्पीड से चलेगी ही नहीं वो तो। यानी अनबैलेंस फोर्स क्या क्रिएट करेगा बच्चा लोग, एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, इतना क्लियर है। बैलेंस फोर्स की बात करते हैं, अब सोच के बताना, बैलेंस फोर्स क्या क्रिएट करेगा, रेस्ट क्रिएट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन क्रिएट करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स लगी नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो मेरे बच्चे, ठीक है, तो मेरे बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम ये तो रेस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। बट मेरा ये सवाल है कि ये दोनों ही क्रिएट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। और यही चीज़ इस चैप्टर में पढ़नी है जो थोड़ी अलग है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बैलेंस का मतलब है भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कुछ हो ही नहीं रहा, रेस्ट क्रिएट करेगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर बैलेंस फोर्स है बेटा, तो ये दोनों ही स्टेट क्रिएट हो सकती है, रेस्ट भी हो सकता है और यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। सुनो कैसे,
सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ऑब्जेक्ट पहले कौन से स्टेट में था। क्या ये बॉक्स पहले मूव कर रहा था? नहीं। ये पहले भी तो रेस्ट में था ना, ये पहले भी रेस्ट में था, और मेरे फोर्स लगाने के बाद जो टोटल फोर्स 0 आ गई उसके बाद भी तो ये रेस्ट में ही है। तो बैलेंस फोर्स एक तो रेस्ट क्रिएट करती है। दूसरा, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, आप ही है, ठीक है, मान लो आप ही अपने भाई साइकिल से चले जा रहे, सेम स्पीड पे चले जा रहे, मान लो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले जा रहे, साइकिल चलाए जा रहे, किलोमीटर ले लेते हैं, चलो 30 किलोमीटर की स्पीड से साइकिल चलाए जा रहे। मैंने ये बोला बैलेंस फोर्स लग रही है आप पे कैसी फोर्स लग रही है? बैलेंस फोर्स लग रही है, यानी जितनी फ्रिक्शन लग रही है उतना ही आगे की तरफ भी वो साइकिल फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो ओवरऑल फोर्स कितनी हो गई? 0 हो गई। तो क्या साइकिल रुक जाएगी? क्या साइकिल क्या करेगी? वो चलती ही रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में। भाई बैलेंस फोर्स का मतलब वो कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा वो रेस्ट क्रिएट करेगी, नहीं। बैलेंस फोर्स का मतलब है जो ऑब्जेक्ट पहले जिस मोशन में था, पहले जिस स्टेट में था, वो वही क्रिएट होगी। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा था पहले, तो वो बैलेंस फोर्स लगने के बाद भी चलेगा ही चलेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि फोर्स तो लगी नहीं रही। रुकने के लिए तो फोर्स चाहिए, अभी पड़ा स्पीड डाउन, ठीक है। और बैलेंस फोर्स रेस्ट तो, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो ऑब्जेक्ट रुका ही रह जाएगा, क्योंकि कुछ फोर्स ही नहीं लग रही। पहले सुन लेंगे फिर डाउट में अलग से हलोगे, पहले इतना कवर कर लेने दो। बैलेंस फोर्स का मतलब है ऑब्जेक्ट पहले किस स्टेट में था, पहले किस इनर्शिया में था। मैंने एक वर्ड यूज किया इनर्शिया, क्योंकि हमें आगे इनर्शिया ही पढ़ना है। तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट की पहली इनर्शिया क्या थी, ये देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो आफ्टर बैलेंस फोर्स वो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल नेट फोर्स कितनी है? 0 है। और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था सेम स्पीड से, तो वो मूव करता ही रहेगा सेम स्पीड से, क्योंकि नेट फोर्स कितनी है? 0 है। तो ओवरऑल इस स्लाइड से हमने ये जाना कि 2 टाइप की फोर्सेज है। बैलेंस का मतलब नेट फोर्स 0 है, या तो वो रेस्ट क्रिएट करेगा या तो वो यूनिफॉर्म मोशन क्रिएट करेगा, जो पहला उसका इनर्शिया होगा, यानी जिस स्टेट में वो पहले होगा। अनबैलेंस फोर्स क्या क्रिएट करेगा बेटा? एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। ये हमने देख लिया, तो इतना आप लोग लिखेंगे, फिर हम आगे चलिए। अगर ये क्लियर है तो आपको आई थिंक ये टेबल भी क्लियर होगी। एग्जाम में सवाल कैसा आएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, देख लेंगे। फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, देख लेंगे कैसे क्या क्या कह रहा है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, एक ही बॉडी पे लग रहा है, एक ही बॉक्स पे दोनों फोर्सेस लग रही है, डायरेक्शन में दोनों ही अपोजिट है। यहाँ देखेंगे फोर्सेस विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, अनइक्वल है, एक में यहाँ पे 5 लग रहा है, एक में 10 लग रहा है, सेम बॉडी पे एक्ट कर रहा है। नीचे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, किसी का स्टेट नहीं चेंज करेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो है यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। बट अनबैलेंस फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, कॉजेज एक्सेलरेशन इन ए बॉडी, ठीक है। तो वही बातें जो मैंने पढ़ाई है, ये एक डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है, प्लीज लिख लीजिए। एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो आपका ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था इनर्शिया, ठीक है। अब हम अपने देखो फोर्स के बारे में पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया क्या होता है, क्या करता है और किस टाइप के फोर्सेस है, बस। अब शुरू करने वाले हम लॉज, ठीक है। पहला लॉ मैंने बोला था आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे पहला लॉ डिस्कस कर लें। मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा है यहाँ पे, और मैंने जस्ट अभी डिस्कस भी करा था आप लोगों से। मैंने एक वर्ड यूज किया था इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया, ठीक है। अगर मैं सिंपल नॉर्मल डे टू डे या लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ तो इनर्शिया का मतलब होता है आलस। आलस कैसे समझेंगे इसको? देखो आप ऐसा समझो, सुबह मॉर्निंग में स्कूल होता है, 6 साढ़े 6 7 बजे तक मैक्सिमम बच्चे उठ जाते हैं, उससे पहले उठ के तैयार होकर स्कूल निकल लेते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत किसी को मन नहीं करता सुबह जल्दी उठने का, ठीक है। इनर्शिया का सिंपल सा मतलब आप ये समझेंगे, आप सुबह खुद से नहीं उठ रहे हो, ठीक है, मम्मी 10 बार आ रही है उठाने के लिए, यानी अगर आप सो रहे हो तो आपका मन करेगा आप सोते ही रहो। इनर्शिया का सिंपल सा मतलब है जो चीज जिस स्टेट में कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने उस स्टेट को छोड़ना नहीं चाहता है, बशर्ते आपकी मम्मी आएंगी थप्पड़ लगाएंगी डांट सुनाएंगी, या तो फोन का अलार्म बजेगा, घड़ी का अलार्म बजेगा, तब आप उठोगे। जब तक कोई एक्सटर्नल चीजें आपको परेशान नहीं कर रही तब तक आप नहीं उठोगे। इनर्शिया का भी सेम मतलब होता है। इनर्शिया का मतलब अगर ऑब्जेक्ट किसी स्टेट में है तो वो चाहेगा कि अपने उसी स्टेट को मेंटेन कर रखे, उसमें कोई चेंज नहीं लाना चाहता वो इतनी आसानी से। तो चेंज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
फोर्स लाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स होता ही क्या है, चेंज लाना। मोशन में चेंज लाने का मतलब ही तो फोर्स होता है। तो ऑब्जेक्ट अगर जिस चीज से जो स्टेट में है वो उसको मेंटेन रखना चाहता है, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट, रेस्ट और मोशन। हमें 3 टाइप के इनर्शिया पढ़ने हैं। पहला, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या होगा, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो क्या चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसी को इनर्शिया बोल देंगे। टेंडेंसी है कि जिस स्टेट में है वो उसको अपोज करेगा कि नहीं नहीं मुझे मत उठाओ, मुझे नहीं उठना। आप अपोज कर रहे हो ना कि नहीं अभी 5 मिनट और सो लूं, अपोज ही तो कर रहे हो। तो इनर्शिया का सिंपल सा मतलब होता है जो भी स्टेट है आपकी, आप उसको अपोज करोगे, कोशिश करोगे चेंज ना हो। उसको चेंज करने के लिए क्या करने करेगा, मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक इनर्शिया होता है मोशन का। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो चाहेगा मैं मोशन ही करता रहूं, मुझे रोका ना जाए। और एक इनर्शिया होता है बेटा डायरेक्शन का, कि अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते आ रहे हैं तो वो चीज चाहेगी कि आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलते रहें। इनर्शिया बेटा लिविंग ऑब्जेक्ट प्लस नॉन लिविंग दोनों पे ही लागू होता है। कैसे होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल सा, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट। या तो रेस्ट को अपोज करेगा या तो मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। 3 टाइप का है, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। एक चीज और, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। सुनना, एक बहुत मोटा आदमी है सूमो टाइप, एक पतला सूखा सा आदमी है। मोटे आदमी को चेंज कराना, भाई मोटे आदमी को बोलोगे ए भाई शिफ्ट हो जा, यहाँ बैठ जा, बोल पाओगे? इतना भारी भरकम आदमी, उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसका आलस ज्यादा है, उसको उठाने में बहुत मेहनत लगेगी। एक पतला सा आदमी है, ए भाई शिफ्ट हो जा थोड़ा पीछे से। तो जितना ज्यादा मास होगा वो उतना ज्यादा अपोज करेगा अपने स्टेट को चेंज करना, वो उतना कोशिश करेगा कि नहीं भाई मैं अपने स्टेट को नहीं चेंज करूंगा। सेम यही है कि इनर्शिया बेटा कैसा है, मास पे डिपेंड कर रहा और डायरेक्ट डिपेंड कर रहा। डायरेक्ट का क्या मतलब होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यानी अगर मास ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा तो चीजों में इनर्शिया भी ज्यादा होगा, वो बहुत अपोज करेगा। खुद ही सोच लो, एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, ट्रक को रोकना ज्यादा इजी है कि एक कार, छोटी सी जो बच्चे कार चलाते, छोटी सी साइकिल चलाते, उसको रोकना ज्यादा इजी होगा। ऑफ कोर्स जो छोटी सी बच्चे का साइकिल और कार चलाते हैं उसको रोकना। ट्रक का मास ज्यादा है, उसके मोशन की जो इनर्शिया है वो मोशन करता हुआ आ रहा है, वो अपोज करेगा, उसको रोकना बहुत मुश्किल है आपको, क्योंकि मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है। छोटी सी साइकिल का मास कम है, उसको आप इजीली रोक सकते हैं फिर भी, ठीक है। तो इनर्शिया का सिंपल सा मतलब होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज मत करो, वो उसको अपोज करेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से। मोर द मास, सिंपल सा, मोर द मास मोर विल बी द इनर्शिया। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका आलस होगा, वो उतना ज्यादा अपोज करेगा कि नहीं भाई मैं जिस स्टेट में, मुझे प्लीज उसमें रहने दो, मुझे चेंज मत करो। तो इनर्शिया का सिंपल मतलब ये होता है। इतना समझ में आएगा तो हम न्यूटन का पहला लॉ डिस्कस करेंगे। पहले तो एग्जांपल के साथ समझेंगे, इतना आप लोगों को क्लियर है तो पहले लिखे, और तीनों ही मैं डिस्कस करूंगी कि रेस्ट में होगा तो कैसे समझेंगे, मोशन में होगा तो कैसे समझेंगे, और डायरेक्शन में होगा तो कैसे समझेंगे। तो प्लीज ये लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके डिस्कस करना है इनर्शिया के टाइप्स को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल देखेंगे। कह रहा है लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स फॉल डाउन फ्रॉम अ ट्री व्हेन इट शेकन विग्रसली, ठीक है। क्या है, पेड़, आप गए पेड़ को पकड़ के हिला दिया, क्या होगा, सारे फल हैं, लीव्स हैं, फ्रूट हैं, वो गिर जाएंगे। क्यों गिरेंगे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया। सुनना क्या है, पहला पेड़ तो रेस्ट में था, हमेशा ही रेस्ट में है, लीव्स, फ्रूट वगैरह सब रेस्ट में है। तुमने क्या किया, तुमने पेड़ का वो तना पकड़ के हिला दिया, उसकी ब्रांचेस पकड़ के हिला दिया, वो तो मोशन में आ गया, उसकी ब्रांचेस वगैरह। लेकिन ये लीव्स, ये फ्रूट, ये फ्लावर करा कि तुमने मेरे पे थोड़ी ना इंडिविजुअल फोर्स लगाया, तुमने तो ब्रांचेस पे फोर्स लगाया। भाई मैं क्यों हिलूं, मैं क्यों अपने स्टेट को चेंज करूं। सेम वही सीन यहाँ भी हो गया कि तुमने पेड़ को हिलाया तो वो तो मोशन में आ गया, लेकिन उस पे जो लगे थे फल, उस पे जो लगे थे फ्रूट, जो पत्तियां हैं, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेंगी, वो चाहेंगी मैं रेस्ट में हूँ तो मैं रेस्ट में ही रहूँ। बेचारी मेंटेन कर नहीं पाएगी क्योंकि पेड़ तो मोशन में आ गया, तो वो क्या करेगी, वो फॉल डाउन हो जाएंगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में था। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग, ये तो आप लोगों ने फील भी किया होगा। व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द पैसेंजर्स इन द बस फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कभी सब लोग बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, अगर बस रुकी है, ट्रेन रुकी है, जैसे ही बस और ट्रेन आगे बढ़ती है तो हमें पीछे जर्क लगता है। क्यों लगता है, सुनना। बस कैसी थी,
रेस्ट में थे, तो ये रेस्ट का एग्जांपल होगा कि ऑब्जेक्ट पहले से रुका हुआ था। ऑब्जेक्ट क्या चाहेगा कि मैं रुका हुआ हूँ तो मैं रुका हुआ ही रहना चाहूँगा। बस मोशन में आ गई, आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके पैर बस के टच में है, बस के कांटेक्ट में है आपके पैर, तो बस आगे बढ़ी तो आपका लोअर पार्ट भी आगे बढ़ने लगा क्योंकि वो कांटेक्ट में था। बट अपर बॉडी तो कांटेक्ट में नहीं थी ना डायरेक्ट, उसके मोशन बस में लगा, आपके पैर भी थोड़े आगे बढ़े, लेकिन अपर बॉडी तो उसके कांटेक्ट में नहीं थी। तो अपर बॉडी चाहेगी भाई मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में रहूंगी, तो बाकी का लोअर पार्ट आगे की तरफ थोड़ा जर्क लेगा, तो आप ऑलरेडी थोड़ा पीछे की तरफ जर्क ले लोगे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट, इफ ए इंडेक्स कार्ड, मैं इसको ऐसे ही बता देती हूँ। सपोज करो ग्लास रखा है कोई, ठीक है, ग्लास के ऊपर तुमने ऐसा एक ताश का पत्ता होता है ना, ताश का पत्ता रखा है वह कुछ भी, ठीक है, और उसके ऊपर रखा है एक सिक्का। एक कांच का गिलास है, उसके ऊपर कुछ ऐसा कार्ड टाइप रखा है, ताश का पत्ता ले लो या शादी का कार्ड ले लो, और उसके ऊपर रखा है एक कॉइन। मैंने क्या किया, दोनों ही रेस्ट में हैं अभी, मैंने फोर्स लगाई कार्ड पे, मैंने कार्ड को पकड़ के खींच लिया, क्या होगा, सिक्का क्या करेगा, पानी वो ग्लास में गिर जाएगा। सिक्का बोलेगा भाई तुमने मेरे पे तो फोर्स नहीं लगाई, मैं तो रेस्ट पे था, कार्ड तो मोशन में आ गया, उसको तो मैंने खिसका लिया, तो वो अपने आप को रोकना चाहेगा। बट ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, यहाँ भी ग्रेविटी, वो रुक तो नहीं पाएगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ तो कंटिन्यू खींच रही है, तो बेचारे वो नीचे की तरफ खिंचता हुआ चले जाएगा। तो यहाँ भी वही होगा, अब नीचे ग्रेविटी लग रही है, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा क्योंकि हमने वही इस पर मोशन लगा दिया, तो वो बेचारा नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, लास्ट सफाई, घरों की सफाई करते हैं, उठाते हैं कारपेट, मारते हैं डंडा, क्या होता है, धूल निकलती है, डस्ट निकलती है, क्यों, हमने मोशन किस पे लगाया, कारपेट पे। जो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में आराम से सो रहे थे कहेगा कि भाई तुमने तो कारपेट को किया, बेचारा डस्ट क्या करेगा, उसको तो निकलना ही पड़ेगा, वो अपने स्टेट को सेम तो रख नहीं पाएगा, तो वो भी बाहर रिमूव्ड आउट हो जाएगा। तो कुछ फेमस एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। सवाल कैसे आएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, द कारपेट इज बिटन विद अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स फॉल डाउन, गिव रीजन। सिंपल, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इतना आपको लिखना है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लिखवाऊंगी मैं खुद आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेटा कुछ एग्जांपल्स देखें। नेक्स्ट देखेंगे हम इनर्शिया ऑफ मोशन, यहाँ पे आई छूट गया बेटा मोशन में, MOTI, मोटन हो गया वो, ठीक है हो गया मोशन। चलिए क्या कहना चाहता है, 3 है एग्जाम्पल, बाकी कितने भी आएंगे तुम लोग लिख लोगे, मुझे पता है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लिख लोगे। कह रहा थी पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप्ड सडनली। गाड़ी चल रही है बहुत मजे में, आप भी चल रहे हो, गाड़ी रुकेगी तो क्या हम आगे की तरफ जर्क लेते हैं, क्यों क्यों, सोचो क्यों, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गाड़ी चल रही है, आपका लोअर बॉडी भी कंटिन्यू मूव कर रहा है, ठीक है, सब कुछ मूव कर रहा है, बस रुका, मोशन फोर्स लगा, बस रुका, पैर रुक गए, बट अपर बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है, तो अपर बॉडी क्या करती है, वो चाहती है हम अभी भी आगे चले, तो फॉरवर्ड की तरफ जर्क लेती है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसा है इनर्शिया ऑफ मोशन का, गाड़ी कैसी थी, पहले मोशन में थी। सीट बेल्ट टाइटन इन अ कार व्हेन इट स्टॉप्स क्विकली। कभी कार में बैठे होगे आप लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा सीट बेल्ट लो, आप लोग खुद फील करके देखना, कार में बैठो, सीट बेल्ट खींचो, हुक में लगाओ और एकदम झटके से उसको टाइट से खींचो, तो सीट बेल्ट ना एकदम एकदम फंस जाती है, एकदम फंस जाएगी, उसमें पिन होता है, वो एक दूसरे में लग जाता है और वो उसको बाद खींच नहीं सकते। ऐसा क्यों, तो कह रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन रीजन है, क्यों, क्योंकि ये आपको मेनली एक्सीडेंट से बचाने के लिए होता है, ठीक है। होता क्या है, हम ये मान लेते हैं कि भाई भगवान ना करे ऐसा कभी हो कि गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, तो गाड़ी मोशन में है और आप भी मोशन में हो, तो अगर एक्सीडेंट होगा तो आप इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आप गाड़ी का शीशा तोड़ के आगे भी जा सकते हो, तो आपको रोकने के लिए कोई चीज़ चाहिए कि आप जब एक्सीडेंट हो तो एटलीस्ट सीट बेल्ट वो ऐसे फंस जाएगी तो आपको आगे जाने से रोकेगी, ठीक है, क्योंकि गाड़ी तो मोशन में काफ़ी स्पीड से चल रही है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन हम ये चाहते हैं कि कोई एक्सीडेंट से बचाने के लिए सीट बेल्ट टाइटन, अपने आप टाइटन हो जाती है, इसको बनाया ऐसा गया, ठीक है। अ लगेज इज यूजली टाइड विथ अ रोप ऑन द रूफ ऑफ द बस। क्यों, हमने गाड़ी के ऊपर कुछ लोग देखा होगा ना, ओला उबर में ऊपर सामान रख के ले जाते हैं खूब सारा और रस्सियों से बांध के, सबने देखा होगा, क्या की रीजन है, गाड़ी मोशन में है, वो लगेज भी मोशन में है, गाड़ी रुक गई, झटके से गाड़ी रुकी, लगेज समझ ही नहीं पाया, तो यही रुकना है कि चल रहा है, वो तो जैसे ही गाड़ी रुकेगी सामान क्या करेगा, नीचे गिर ना जाए, तो हम उसको क्या करेंगे, रोप से बांध के रखेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं, मोशन के, क्योंकि इन सब का ओवरऑल आउटकम क्या है कि पहला ऑब्जेक्ट कैसा था भाई,
मोशन में था। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन के, ठीक है, सिंपल सा।